लेकिन इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इससे लग रहा है कि हमारा संविधान सफल रहा। आपका जन्म संविधान बनने के बाद ही हुआ होगा, अब तो बहुत बाद में हुआ होंगे। 21वीं सदी के हैं आप, 20वीं सदी के हैं, हमारी सदी के ही हैं, इसका मतलब। ठीक है, ये कितनी प्यारी बात कर रहे हैं कि सर जीने का अधिकार तो होता ही है। तो एक बार उत्तर कोरिया में जाके रह के देखिए कुछ दिन, जीने का अधिकार होता ही है, ये आप कह पा रहे हैं, ये कितनी खुशी की बात है कि हमारे देश के नागरिक को कम से कम ये भरोसा है कि जिंदा तो रहेंगे ही, कोई मार तो नहीं सकता है हमें। हालांकि एनकाउंटर्स यहाँ भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे हैं, लेकिन वहां जो स्थिति है उत्तर कोरिया में, कब शासक का मन किस पे खराब हो जाए, अगले सेकंड में कितने कुत्ते उसको खा जाएंगे या तोप के आगे उसको बांध के गोले से उड़ा देंगे, वहां तो ये होता है। किसी राजतंत्र में जाके देखिए, मोनार्की में जीने का अधिकार क्या होता है। तो जिंदा रहने का अधिकार मुफ्त में नहीं मिल गया है, बहुत सदियों में बहुत लोगों ने बलिदान दिए हैं, तब जाके मिला है। और आज़ाद भारत में संविधान में लिखा गया है कि जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में है, और व्यक्तिगत स्वाधीनता, पर्सनल फ्रीडम। तो ये इसलिए है कि क्योंकि भारत मृत्युदंड को मानता है। जो देश मृत्युदंड को नहीं मानते वहां एब्सोल्यूट राइट टू लाइफ होता है। हमारे देश में राइट टू लाइफ एब्सोल्यूट नहीं है, इसलिए आर्टिकल 21 की लैंग्वेज बड़ी क्लियर है। उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जिक्र नहीं है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का जिक्र है। वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही समाप्त की जा सकती है, अन्यथा नहीं। सो नो वन कैन बी debarred of his right to life and personal liberty except according to the procedure established by law। ये उसकी स्टेटमेंट है। इसका मतलब है कि हम फांसी देके किसी को मार सकते हैं, राज्य मार सकता है, पर उसके लिए प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होना चाहिए। एक कानून होगा जो संविधान से सम्मत होगा, उस कानून में रूल्स होंगे, उन रूल्स के तहत आप किसी का जीवन ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते हैं। ऐसी पर्सनल फ्रीडम का सिंपल सा मतलब है कि आपको बांधा हुआ नहीं, आप आराम से खड़े घूम फिर रहे हैं तो पर्सनल फ्रीडम है। मतलब बेसिक मीनिंग इसका ये। आपको जंजीर बांधने का मतलब जेल में ठूंस देना, डिटेन कर लेना, ये केवल तब होगा जब प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के तहत ये हो सकता है, यानी संविधान से सुसंगत एक कानून होगा, जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है, अब बीएनएस है, बीएनएसएस है, उसमें प्रोसेस लिखा होगा कि किसी की गिरफ्तारी की क्या प्रक्रिया हो सकती है, कितने घंटे में जज के पास ले जाना ज़रूरी है, अपने वकील से मिलने का अधिकार होगा, जज सैंक्शन करेगा तो ही आगे आप उसको कस्टडी में रखेंगे, पुलिस कस्टडी का क्या मतलब है, जुडिशियल कस्टडी का क्या मतलब है, किस किस क्राइम के लिए किस कस्टडी में रखा जा सकता है। इस पूरे प्रोसीजर, जो प्रोसीजर विधि द्वारा पारित किया गया है, उसके तहत ही आपको गिरफ्तार करके व्यक्तिगत आज़ादी से वंचित किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जा सकता है। इसलिए आर्टिकल 21 में ऐसा लिखा गया है। और जीने का अधिकार, ध्यान रखना भाई, उत्तर कोरिया हमारी दुनिया में है और ऐसे बहुत सारे देश हैं, हम बच गए हैं कि यहाँ पर हैं। तो हमारे फ्रीडम को, हमारी स्वतंत्रता की सुरक्षा करने में मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए? और 1975 में हमने एक चीज़ भी देखी थी कि इमरजेंसी के टाइम में मीडिया पे खुद ही बहुत रिस्ट्रिक्शन लग गए थे। और आज की भी सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या मीडिया खुद इतना स्वतंत्र है कि वो हमारी स्वतंत्रता की रक्षा कर सके? मीडिया भारत में स्वाधीन है या नहीं, ये तो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के बेस पे हम समझ सकते हैं। हम एक देश में रहते हैं, उसमें एक मीडिया है, अब वो कंपेयर टू बाकी कंट्रीज कितना स्वतंत्र है हम तो नहीं समझ पाएंगे जब तक हम कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ना देख लें, है ना। तो एक संस्था आप लोग पढ़ते ही जिसका जिक्र पढ़ते हैं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स बोलते हैं उसको, उसका एक इंडेक्स आता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बोलते हैं उसको। उसकी रिपोर्ट के हिसाब से हमारा मीडिया 180 देशों में 151वें नंबर पे है आज़ादी के मामले में। पहले 159 पे था, उसके पिछले साल 161 पे था, तो हमने इम्प्रूव किया है, 161 से 159 पे आए, अब 151 पे आ गए हैं। और हम खुश हो सकते हैं कि पाकिस्तान हमसे पीछे है, अफगानिस्तान भी हमसे पीछे है, और तो और चीन भी हमसे पीछे है, इससे हम खुश हो सकते हैं। पर नेपाल 90वें नंबर पे है, हमसे बहुत आगे है। श्रीलंका भी 140 के आसपास है, हमसे ठीक ठाक आगे है। बांग्लादेश भी हमसे 2-3 पॉइंट्स आगे ही है उसमें। तो हमारे देश में मीडिया आज़ाद है, ये तो एक मजाक ही होगा कहना, आज़ाद तो नहीं है। मीडिया की आज़ादी कैसे तय होती है, उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं? पहला,
जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं उन पर जो मालिकाना हक है वो किन का है? अगर 2-3 बड़े औद्योगिक घरानों का ही मालिकाना हक है तो इसका मतलब है कि आज़ादी कम है मीडिया की, जो भारत में भी आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे ऐसा होता जा रहा है। तो जब 2-3 बड़े औद्योगिक घराने हों और उनको सरकार से काम पड़ता ही है भाई, सीधी सी बात है, सारे मीडिया पे काम करने वाले उनके अधीन काम कर रहे हैं, अगर ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि सरकार के खिलाफ नहीं बोलना है तो नहीं बोलेंगे, बात खत्म हो जाएगी। इसको हम सोशियोलॉजी में क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, याराना पूंजीवाद, जहां पूंजीपति और सरकारों के बीच में याराना संबंध होते हैं और उस गठजोड़ की वजह से चीजें तय होती हैं। फिर देखा यह जाता है कि जो पत्रकार है उनकी सैलरी कितनी है, सुविधाएं कितनी हैं। आपने किसी को पत्रकार बनाया और कहा कि सैलरी भाई तुम्हारी महीने की 20,000 रुपये है, पैदल घूमना है या साइकिल पे घूमना है, उस बेचारी की परिवार की जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो रही हैं, तो क्या होगा, जहां उसको एक खबर मिल जाएगी रिकॉर्डिंग कर लेगा, जिसकी खबर बनाई है वो उससे कहेगा भाई छोड़ दो मुझे, वो कहेगा अच्छा 1 लाख रुपए तो छोड़ देता हूँ। गरीबी इतनी है, मजबूरियां इतनी हैं कि बहुत सारे पत्रकार अपना ईमान बेचेंगे क्योंकि उनको अपना घर चलाना है। फिर उनको खतरा कितना है। अभी एक पत्रकार का छत्तीसगढ़ में पता लगा कि उसने एक रिपोर्टिंग की थी, उसको लोगों ने मार के जमीन के अंदर चिनवा दिया, तेजाब वेजाब डाल के बॉडी गला दी उसकी। ऐसी घटनाएं भी होती हैं। देखिए, कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, इसके दो ही मतलब है, या तो लालच है या भय है। लालच क्या होता है मीडिया के पास कि सरकार से विज्ञापन मिल जाए, प्लॉट मिल जाए पत्रकारों के नाम पे, एक पत्रकार कॉलोनी कटेगी उस पर प्लॉट मिल जाएंगे, ये सब लालच होते हैं। तो बहुत सारे पत्रकार झुक जाते हैं इन चीज़ों के सामने, कुछ नहीं झुकते हैं। भय क्या होता है कि विज्ञापन नहीं मिलेगा, सरकार से दबाव रहेगा, कोई भी काम आपका हुआ अटक जाएगा, इनकम टैक्स पीछे पड़ सकता है, जीएसटी पीछे पड़ सकता है, ईडी पीछे पड़ सकती है, सीबीआई पीछे पड़ सकती है, ये भय होते हैं सबके ऊपर। इसलिए मतलब भारत का जो बड़ा मीडिया है, टीवी वाला, अखबारों वाला, उसकी तो इमेज इस समय आज़ादी के मामले में बहुत अच्छी नहीं है। सोशल मीडिया में ज़रूर हम कह सकते हैं कि कुछ हाउसेस की इमेज अच्छी है। देखिए, पत्रकार के 3 पक्ष हो सकते हैं। मेरी राय में सबसे अच्छा पत्रकार वो है जो सरकार का ना समर्थक हो ना विरोधी हो, जो बात है ऑब्जेक्टिव तरीके से समर्थन भी करे, विरोध भी करे, जो है जैसा है बता दे। दूसरा है जो सरकार का विरोध ही करता है। तीसरा जो समर्थन ही करता है। पर समर्थन ही करने वालों और विरोध ही करने वालों में लोकतंत्र के लिए विरोध करने वाले ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि सरकार पर एक जिम्मेदारी आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है। तो मुझे ऐसे चैनल्स कम दिखते हैं सोशल मीडिया में जो बहुत बैलेंस हों। विरोध वाले खूब दिखते हैं, समर्थन वाले खूब दिखते हैं। पर विरोध वाले चैनल्स हैं, विरोध कर पा रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, इसमें एक आश्वस्ति भी है कि कम से कम विरोध कर पा रहे हैं, और एक संकेत है कि बहुत डायरेक्ट असॉल्ट तो हमें नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, हमें मीडिया की फ्रीडम अगर हम चाहते हैं कि यूरोप जैसी हो, नॉर्वे जैसी हो, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी परिस्थितियां भी एग्जैक्टली वैसी नहीं है कि एक झटके में ऐसा हो जाए। प्रेस की आज़ादी के साथ उस समाज की जो डायनामिक्स हैं उसकी भूमिका भी होती है। हमारे जैसे देशों में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में डायनामिक्स इतने आसान नहीं है कि आज़ादी उतनी हो जाएगी। ग्रेजुअली अगर हम कर सकें। पहले जो धार्मिक लोग हैं, जो कायदे से धर्म में डूबे हुए हैं, उनको ये 15 अगस्त वगैरह बहुत अपील नहीं करता है। ये तो ठीक है, सांसारिक बातें हैं। हम संसार में हैं, एक देश में हैं, देश आज़ाद हुआ था। कोई और देश किसी और दिन आज़ाद हुआ था। हर देश का एक सिंबॉलिक दिन है आज़ादी का। अमेरिका में शायद 4 जुलाई मानते हैं, यहाँ 15 अगस्त मानते हैं। बलूचिस्तान वाले 11 अगस्त अपना मानते हैं, मैंने आज ही कहीं पढ़ा। तो सबका अपना अपना दिन एक प्रतीक है। पर देश की आज़ादी के बाद बहुत सारी आज़ादियाँ हैं। गरीबी से आज़ादी, अशिक्षा से आज़ादी, और बीमारियों से आज़ादी, 1000 चीज़ों से आज़ादी चाहिए। पर जो धर्म का व्यक्ति है, धर्म की बहुत ज़्यादा रुचि होती है परलोक में। वो मानते हैं कि ये सारी आज़ादियाँ तो सांसारिक जीवन के चौंचले हैं, प्रपंच हैं। असली आज़ादी तो वहाँ है। अब वहाँ आज़ादी कैसे मिलेगी, इसके अलग अलग पर्सपेक्टिव से। जैसे पश्चिम में बोलते हैं कि स्वर्ग जाना आज़ादी है। पर आपने भारतीय दर्शन के बारे में पूछा। भारतीय दर्शन में 9 स्कूल्स हैं, उनमें से एक चारवाक तो एकदम लठ गाड़ के यहीं खड़ा हुआ है कि आज़ादी यहीं, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। वो तो इस मूड में रहता है। बाकी 8 के 8 मानते हैं कि असली आज़ादी मोक्ष है।
चाहे वो जैन और बौद्ध जैसे नास्तिक दर्शन ही क्यों ना हो, सांख्य हो, योग हो, न्याय हो, वैशेषिक हो, मीमांसा हो, वेदांत, तो सब मानते हैं कि आत्मा का जीवन में कुछ नहीं होता है। आत्मा का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है। उसी मुक्ति का एक नाम निर्वाण है बौद्धों के यहाँ, कैवल्य है जैनों के यहाँ, मोक्ष वेदांत में चलता है ज्यादा। कुछ लोग और नामों से बोलते हैं, कुछ मुक्ति बोल देते हैं, अपवर्ग न्याय दर्शन के लोग बोल देते हैं कहीं कहीं, तो नाम अलग अलग हैं, मतलब सबका एक ही है। अच्छा, मतलब डीप जाएंगे तो अलग अलग है, लेकिन मोटे तौर पर इन सब का मतलब ये है कि कर्म बंधन से मुक्त होना मोक्ष है। कर्म बंधन क्या है, हम मतलब हिंदू फिलोसफी की बात मैं कर रहा हूँ। जैन और बौद्ध फिलोसफी काफी मात्रा में हिंदू फिलोसफी के नजदीक है, हिंदू फिलोसफी के नजदीक है। सिख फिलोसफी भी काफी मात्रा में नजदीक है। इसे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को जब हम कहते हैं ना, तो फिलोसॉफिकल मामलों में लगभग 60-70-80% चीजें एक जैसी मिल जाती है। तो मैं जब हिंदू फिलोसफी कहूं तो आप मान के चले कि इन चारों धर्मों की मान्यताओं की बात मैं कर रहा हूं। इनका यह मानना है कि एक कर्म सिद्धांत चलता है। कर्म सिद्धांत वहां भी चलता है, ईसाइयों, यहूदियों, मुसलमानों में, पर वो अलग तरीके से काम करता है। हमारे यहाँ कुछ अलग तरीके से काम करता है। हमारे यहाँ कर्म 3 तरह के माने जाते हैं, संचित, संचीयमाण और प्रारब्ध कर्म। तो एक प्रोसेस है, वेल डिफाइंड प्रोसेस है, कैसे कैसे होगा। अगर मैं मरा और मेरा कर्म का बैलेंस बचा रह गया तो मेरा पुनर्जन्म होगा। मेरे कर्म का बैलेंस कैसा बचा है उससे मेरी स्पीशीज तय होगी। मैं चूहा बन के भी आ सकता हूँ, कुत्ता बन के भी आ सकता हूँ, गधा बन के भी आ सकता हूँ, कुछ भी बन के आ सकता हूँ, और इंसान बन के भी आ सकता हूँ। ये सब तय होता है मेरे कर्मों के बैलेंस से कि कितने हैं और कैसे हैं। लेकिन भारतीय दर्शन में हम कहते हैं कि बुद्ध ने कहा कि सर्वम दुखम दुखम, सब कुछ दुखमय है। सच बात है कि भारत के 9 में से 8 दर्शन मानते हैं कि सब कुछ दुखमय है, ये संसार दुखमय है। ठीक, एब्सोल्यूट लेवल पे ब्लिस है। जैन मानते हैं कि एब्सोल्यूट ब्लिस है, शंकर मानते हैं एब्सोल्यूट लेवल ब्लिस है, अनंत आनंद है, पर ये संसार तो दुखमय है, ये सब मानते हैं। बुलंद आवाज में बुद्ध और सांख्य मानते हैं, लेकिन बाकी सब लोग मानते हैं। तो पुनर्जन्म होना खुशी की बात नहीं है, दुख की बात है। हम लोग खुश रहते हैं कि फिर आएंगे, लेकिन दरअसल दर्शन में पुनर्जन्म होना दुख की बात है, क्योंकि आप जीवन मरण चक्र में बंधे हुए हैं। मुक्ति का मतलब है इस प्रोसेस से मुक्त होना। ये कैसे होता है? जिस जीवन में मृत्यु के ठीक उस बिंदु पर बैलेंस 0 हो जाएगा, फिर जन्म नहीं होगा, क्योंकि जन्म होने की वजह खत्म हो गई। वजह क्या थी? कर्मों का बैलेंस पूरा करना है। या किसी को जीते जी मुक्ति मिल गई, जैसे बौद्ध और शंकर मानते हैं कि जीते जी मुक्ति मिल सकती है, तो मुक्ति मिल गई, उसके बाद कुछ समय तक वो रहे और वो अनासक्त कर्म करते रहे और उसके बाद मुक्त हो गए। तो मोक्ष का मतलब भारतीय परंपरा में है कर्मों के बैलेंस का खत्म होना और पुनर्जन्म की चेन से फ्री हो जाना। और जब फ्री होंगे तो क्या करेंगे? मूल स्वरूप में चले जाएंगे। तो बौद्ध लोग आत्मा को नहीं मानते हैं, बाकी 7 आत्मा को मानते हैं। तो आत्मा हम हैं, तो आत्मा जिस रूप में उस रूप में चली जाएगी। इसमें भी कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा एब्सोल्यूट ब्लिस की स्थिति में रहेगी। जैसे महायानी बौद्ध आत्मा नहीं मानते, चेतना मानते हैं, पर ब्लिस मानते हैं। वेदांत के सारे स्कूल्स मानते हैं। कुछ मानते हैं कि बहुत खुश नहीं होंगे हम, बहुत आनंद नहीं आएगा, लेकिन दुख खत्म हो जाएंगे, जैसे हीनयानी बौद्ध मानते हैं, सांख्य मानता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि ना सुख होगा ना दुख होगा, चेतना ही खत्म हो जाएगी, कॉन्शियसनेस ही खत्म हो जाएगी। न्याय, वैशेषिक और मीमांसा, ये लोग इस तरह की बात मानते हैं। तो हाँ, आपकी बात का सार ये है कि इंडियन फिलॉसफी में, इंडियन रिलीजन में असली मुक्ति संसार में रह के नहीं है, उस संसार से स्थायी रूप से जाने पे है। आने जाने में नहीं स्थायी रूप से जाने में गए, अब वापसी नहीं है।